डोईवाल, आज सवाल इंडिया का ये है कि ममता बनर्जी के साथ हुई बगावत ने कांग्रेस को मौका दे दिया है और सवाल ये भी है कि मन मुताबिक नतीजे नहीं मिलने पर चुनाव कराने वाली संस्था में दोष निकालना कितना जायज है। मुंबई के सियासी गलियारों से उठी एक सुगबुगाहट ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है और उसके बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बयान दिया उसने कांग्रेस की सियासत को ही डिकोड कर दिया। गहलोत साहब कहते हैं कि कांग्रेस से अलग हुई तमाम क्षेत्रीय पार्टियां वापस आएं, कांग्रेस में अपना विलय करें और पूरे दिल से राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार करें। गौरतलब है पूरे दिल से। लेकिन कांग्रेस के विरोधी पूछ रहे हैं, क्यों भाई? जो शरद पवार इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक से टकरा गए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी शर्तों पर राजनीति की, क्या राजनीतिक मजबूरी के इस दौर में वो राहुल गांधी की लीडरशिप के आगे सरेंडर कर दें? क्या ममता बनर्जी, जो बंगाल में अकेले अपने बल पर सबसे लोहा लेती रही, वो दिल्ली आकर राहुल गांधी के पीछे खड़ी होंगी? सवाल यह है कि कांग्रेस विपक्ष की एकता चाहती है कि विपक्ष का विलय चाहती है? क्या कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर होते देख खुद को इकलौता विकल्प बनाना चाहती है? क्रोनोलॉजी भी समझिए। कुछ दिन पहले विलय की यही अटकलें ममता बनर्जी की टीएमसी को लेकर लगाई जा रही थी। उसके बाद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक जो भी पार्टियां कांग्रेस से निकली हैं, उन्हें कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे तले अपनी शुरुआत करनी चाहिए। और अब अशोक गहलोत संजय राउत के बयान को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन एक तरफ कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को अपने झंडे के नीचे आने का आमंत्रण दे रही है, तो दूसरी तरफ खुद कांग्रेस आज देश की सबसे बड़ी अदालत बनी है। लेकिन ये भी पूछ लेते हैं, क्योंकि आज मेरे साथ दो कद्दावर नेता जुड़ रहे हैं। एक और सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। और आलोक शर्मा जी, कांग्रेस से राष्ट्रीय प्रवक्ता। सबसे पहला सवाल आलोक जी आप ही से कर लेते हैं। सब कुछ ठीक है तो फिर दिक्कत क्या है, और अगर दिक्कत है तो फिर कुछ ठीक नहीं है? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मैं पूरी कांग्रेस की बात कर रही हूँ। कांग्रेस की मैं फिलहाल तो कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के उनके संबंधों की बात कर रही हूँ। हाँ नहीं, मैंने सोचा कहीं देश की बात कर रहे हो कि ठीक है, तो मैं फिर चौंक गया थोड़ा सा। देखिए, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल है और 2014 से लेकर जब से ये लूट तंत्र और प्रचार तंत्र की सरकार आई है, तब से हम एक विपक्ष के नाते अपना पूरा कर्तव्य जो हो सकता है 2014 के लैंड एक्विजिशन बिल से शुरू करके और नीट की परीक्षा तक हमने पूरी ताकत के साथ एक विपक्ष के रूप में सरकार को घेरने का प्रयास किया है। और यही हमारी लोकतांत्रिक भूमिका थी, जिसको हम आगे भी निभाएंगे जब तक ये सरकार रहती है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है क्षेत्रीय दलों को कहने की आप खुले मन से अगर स्वीकार कर लें तो हमारे साथ आ जाएं? घर वापसी करानी सबकी। देखिए, मुझे लगता है कि 1989 के बाद से, 1989 के बाद से हिंदुस्तान के अंदर कोएलिशन गवर्नमेंट्स रही, गठबंधन की ही सरकारें रही हैं। और ये तमाम दल जिनके बारे में आपने अभी विस्तार से बताया, ये सब कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में कांग्रेस से ही अलग होकर गए हैं। और उनकी तरफ से भी और मीडिया के माध्यम से तमाम खबरें आ रही हैं। कुछ लीडर्स के अपने व्यक्तिगत बयान भी हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से या किसी भी क्षेत्रीय दल की तरफ से अभी इस तरह की आधिकारिक कोई भी भूमिका या कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सरकारें गिराई गई, सांसदों को, विधायकों को तोड़ा गया, जिस तरह से तमाम चीजें, घटनाक्रम अभी भी दिखाई दे रहा है, तमाम भ्रष्टाचारी भाजपा के अंदर वॉशिंग मशीन से धुलकर चले जाते हैं। एक तरफ देश ये प्लेटफॉर्म देख रहा है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रचार तंत्र और लूट तंत्र और भ्रष्ट तंत्र की एक सरकार है, उसको हटाने के लिए अगर सब अच्छे लोग आए इकट्ठे होकर, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं उसमें कोई गलत है। ये बताइए सुधांशु जी, जब वो कह रहे हैं अच्छे लोग उनके साथ हैं, तो फिर वॉशिंग मशीन का क्या काम आ जाता है? और बार बार वॉशिंग मशीन का जो आरोप लगता है, क्षेत्रीय दलों को डरा धमकाकर, ईडी एजेंसी दिखाकर, सवाल पुराना है, लेकिन हर समय एक ही सवाल सबसे ज्यादा क्यों किया जाता है? देखिए, देश में एक बदलाव आ रहा है, जनता की सोच में बदलाव है। आज सूचना के विस्फोट का युग है। अब कोई भी इंफॉर्मेशन आप छुपा नहीं सकते। तो हो क्या रहा है कि कुछ पार्टियां परंपरागत पुराने स्टाइल की पॉलिटिक्स में, 20वीं सेंचुरी की पॉलिटिक्स में पड़ी हुई हैं। वो क्या पॉलिटिक्स है? सीएम बनना है तो कास्ट एंड मुस्लिम। अब ना बैठे रहो, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर लो, कुछ कास्ट की बातें कर दो, कुछ इधर उधर के बयान दे दो, फिर अपने आप जो होना होगा वो हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी 25 दिन रहे। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी कितने दिन रहे जाके बंगाल में? चलो छोड़ो, आप कहेंगे बंगाल में तो हमारा कुछ था ही नहीं। चलिए, असम में मुख्य विपक्षी दल थे, कितने दिन रहे जाके?
चलिए केरल में ऑटोमेटिक सरकार आ गई, कितने दिन रहे जाके? उस समय तो कभी निकोबार में, कहीं वियतनाम में घूमेंगे। अब आप जब धरातल पे काम नहीं करेंगे, और ये चुनौती दोनों के सामने, क्षेत्रीय दलों के सामने भी और कांग्रेस के सामने भी, क्योंकि अब जो युवा है देश का, जो जनता है, वो परफॉर्मेंस देख रही है कि आप धरातल पे कर क्या रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस को क्या लगता है? देखिए, कई राज्यों में ये सत्ता से गए, जैसे उत्तर प्रदेश में 89 के बाद से नहीं आए, गुजरात में 95 के बाद से नहीं आए, पश्चिम बंगाल का अभी चुनाव हुआ है 77 के बाद से नहीं आए, और तमिलनाडु में 67 के बाद से नहीं आए। मतलब एक कहावत होती थी, हम लोग मजाक में कहते थे ना, कि वो एक उसका ट्रांसलेशन करो कि वो गया 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 तो ऐसा गया कि लौटा ही नहीं, तो कहीं ही वेंट सो ऐसो वेंट की केम ही ना आई। तो देयर आर सेवरल स्टेट्स इन इंडिया जहां पर वेंट सो ऐसो वेंट की केम ही ना आई। तो अब उनको लगता है कि ऑटोमेटिक बैठकर मिल जाए, और ये हो भी सकता है। कारण क्या है? अगर कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाए तो दिक्कत क्या है बीजेपी को? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो तो उनसे पूछना चाहिए जो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं। आज धीरे धीरे कांग्रेस कमोबेश उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि देखिए ये लोग सुविधा की राजनीति करते हैं, बट बैठा बैठाया इक्वेशन चाहिए। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी जी के जो मुख्य रणनीतिकार थे 2021 के चुनाव में, प्रशांत किशोर ने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब सोचिए, तो सुविधा की राजनीति ना, 30% तो बना बनाया है, फिर थोड़ा ऊपर से लेना। हम -30 से शुरू करके कहां पहुंचते हैं? 2011 में बंगाल में 2% वोट, 2016 10% वोट और 3 सीटें, 2021 38% वोट 77 सीटें, और 2026 में 46% वोट 207 सीटें। ये होता है मेहनत करके। राज्य के चुनाव अधिकारी को उसके बाद अगर आप मुख्य सचिव बना देंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। वो यही कह रहे हैं बार बार कि आप चुनाव आयोग को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? दूसरी बात, मैंने, चलिए मैं आपसे ये बात कहता हूं, जो लोग चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं? हमारे यहां अमित शाह जी, नड्डा जी, वर्तमान अध्यक्ष नितिन नवीन जी और राजनाथ सिंह जी के आपने अनेकों सम्मेलन देखे, जो बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन किए, मंडल लेवल के कार्यकर्ता सम्मेलन किए, शक्ति केंद्र स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन किए। बताइए कांग्रेस में आपने कितनी बार बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन होते देखे? अब मैं उल्टा बताता हूं, एक लाइन और कह दूं फिर। गुजरात में राहुल गांधी जी जाके कहते हैं कि यहां 2 प्रकार की कांग्रेस है, एक कांग्रेस जो कांग्रेस के साथ है, एक कांग्रेस जो भाजपा के साथ है। भाई साहब, जो लोग नहीं भी कुछ कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, ऐसा वाक्य आप क्यों बोल रहे हैं, यह समझना चाहिए। इसीलिए एक संस्कृत की कहावत है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यम करने से, मेहनत करने से कार्य सिद्ध होते हैं। सोते हुए शेर को ख्वाब देखते हुए उसके मुंह में अपने आप हिरन प्रवेश नहीं करते हैं। देखिए, मुझे लगता है सवाल ईडी और सीबीआई पर था। सवाल ये था कि 2021 में, एक मिनट हो गया, काफी बोल लिया आपने। 2021 में सुवेंदु अधिकारी, मोदी जी पानी पी पी के कोस रहे थे, इससे भ्रष्ट कोई आदमी नहीं हो सकता। अब वो मुख्यमंत्री है। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ सीडी निकाली थी, उससे भ्रष्ट कोई आदमी नहीं हो सकता, वो आज इनका मुख्यमंत्री है। सवाल तो ये था कि ईडी और सीबीआई जाती है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, पार्टियां टूट जाती हैं, इलेक्शन कमीशन जेब में आप लेकर चलते हैं। इलेक्शन कमीशन किसको मान्यता देनी है, किसको नहीं देनी है, कौन से फैसले को रोकना है, कौन से को नहीं रोकना है। आजकल न्यायालयों में भी ये नया खेल शुरू हो गया। आप तो दाल काली नहीं, दाल में काला नहीं, आपने पूरी दाल काली कर दी है। अभी इन्होंने उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति का पूरा श्लोक सुना दिया। ये उद्यम बहुत कर लिया भाई, 5 गुना देश के ऊपर कर्जा चढ़ गया, हमारे नागरिक वहां पर मर रहे हैं, आप लोगों के मुंह से एक जबान से शब्द नहीं निकलते हैं। विदेश मंत्रालय की बात कर रहे हैं क्या? 3 दिन में 3 जहाज के ऊपर अटैक होता है, देश के प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर ही नहीं मिल रहा। अरे भाई, टेलीप्रॉम्प्टर ढूंढ लो भाई, कहीं से 2-4 शब्द बोल दो। पहले तो बहुत बोलते थे, लाल आंखें, पीली आंखें, सफेद आंखें, अब चीन को क्लीन चिट देते हो। विदेश नीति हो, अर्थनीति हो, सामाजिक नीति हो, सबका भट्टा बैठा दिया। देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र भैंस खोल ले जाएंगे 80-20 शमशान कब्रिस्तान पे वोट मांगता है, फिर आप कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। हालत यह है कि देश के ऊपर कर्जा तो चढ़ ही रहा है, पेट्रोल, डीजल, रुपया डॉलर की तुलना में सब 100 के पार जा रहे हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए 12 साल में 1 लाख स्कूल बंद हो गए। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए इसने इतना उद्यम किया कि नमस्ते मोदी, हाउ डी ट्रंप, और पता नहीं क्या क्या कर डाला, और फिर हमारे नागरिक वहां से बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर आए, और ये पूरे बीजेपी उनका बचाव करती रही। साहब, ये तो उनके कानून है, पहले नहीं थे कानून। देवयानी खोबरागड़ी के टाइम पे जब मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे,
वो केरल पे 2 नाविकों को हमारे केरल को शूट कर दिया था इटली वालों ने, जब मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते थे। आज सरकार खामोश बैठी है। चलिए सुधांशु जी, ये पहला प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए किसानों की आय घटी है। बहुत हुई किसानों के ऊपर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार हर 1 घंटे में किसान सुसाइड कर रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं, वो मेलोडी खेल रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि आपने विदेश नीति का ऐसा भट्टा बैठाया है कि पाकिस्तान जिससे युद्ध हो रहा था, हमारी सेनाएं चढ़कर मार रही थी, आप ट्रंप से और एप्स्टीन फाइल से और इजराइल से डरकर आपने सरेंडर कर दिया। ये तो आरोप लगा चीन रहे को हैं। क्लीन चिट दे दिया आपने। चीन हमारी जगह पर घुस के बैठा है, देश के प्रधानमंत्री क्लीन चिट देते हैं। विदेश नीति जीरो कर दी। जिस तरह से आज तमाम चीजें खड़ी हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो चाहे विदेश नीति की हो, वो मैक्सिमम मोदी जी की देन है। एक व्यक्ति वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको एक कोसते हुए नहीं थकते। अभी कंपैरिजन चल रहा था, उस व्यक्ति ने 2 दर्जन 4 दर्जन 5 दर्जन संस्थाएं बनाई और इस व्यक्ति ने वही 5 दर्जन संस्थाएं बेची। उस व्यक्ति ने अपने घर के परिवार के 200 करोड़ रुपए उस जमाने में यहां पर राष्ट्र को समर्पित किए और इन्होंने तमाम राष्ट्र की संपत्तियां अपने व्यापारी मित्रों को समर्पित। आलोक जी के इन आरोपों का मैं जवाब देना चाहता जवाब हूं। ये बताइए, अंग्रेजों के जमाने में 200 करोड़ कमाया कैसे? मैं फिर कैसे कहूंगा, कमाया भाई? और सुनिए, चाहे नेहरू जी हो या गांधी जी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के घर में रहते थे। चाहे दुखद घटना थी, पर गांधी जी की अंतिम सांस भी एक बड़े औद्योगिक घराने के घर में हुई। हमारे नेता किसी के घर में जाके नहीं रहते थे। इसलिए जब आप बात करें तो बिल्कुल फैक्चुअल बात करें। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप आपकी बात पर। आपने कहा साहब ईडी सीबीआई और ये वो, मैं पिछले 35 सालों के एक लोकसभा बताइए जब इनके नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोपों में कोर्ट के द्वारा निर्धारित केसों में, इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया था, जांच एजेंसी और कोर्ट के चक्कर न काटे हों। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज राहुल जी और सोनिया जी जिस नेशनल हेराल्ड केस में मुचलके पे हैं, वो अक्टूबर 2013 में कोर्ट के आदेश पे, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे इनिशिएट हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 2011 में कनिमोझी और इराजा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कालमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2008 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2006 में डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 2001 में करुणानिधि जेल गए, 1997 में लालू प्रसाद यादव जेल गए, 1996 में जयललिता जेल गई, 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, 1987 में राजीव गांधी पे आरोप लगा, 1990 में एफआईआर दर्ज हुई। तब कहां थी भाजपा, कहां थे मोदी और शाह? मेरे भाई, इसीलिए मैं कहूंगा, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। अब आता हूं विदेश नीति के ऊपर। मैं बताना चाहता हूं, इनके जमाने में इन्होंने कहा नेहरू जी का बड़ा वो, नेहरू जी किश्तों में प्रधानमंत्री बने। पहले प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वेवल के द्वारा शपथ ली, क्वीन की निष्ठा की शपथ ली, यूनियन जैक झंडे के नीचे। दूसरी किश्त 15 अगस्त 1947 माउंटबेटन के द्वारा शपथ ली, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। अब बताइए, जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने, पहले तो आधा आधा भारत का हिस्सा टूट गया उन्हीं के रिजीम में। अब 47 के बाद जो भारत बचा तो पीओके चला गया और अक्साई चीन चला गया। यानी नेहरू जी की विदेश नीति को यदि एक लाइन में कहें कि आधा आधा, पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया। इसलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है। आज की भी विदेश नीति अगर आप देखें गौर से, तो आज भारत की स्थिति क्या है, मैं इनसे विनम्रता और दृढ़ता से कहता हूं, एक देश बताइए जहां पेट्रोलियम के दाम हमसे कम बढ़े हों। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में एक देश बताइए जहां महंगाई हमसे कम हो। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं सुनामी आने वाली, नहीं साहब, उन्हें पता ही नहीं, सुनामी आ चुकी है दुनिया के समंदरों में, जहाज उलट पलट गए हैं। अमेरिका में 20 से 40% पेट्रोलियम के कॉस्ट बढ़े। आज आप अभी अपना मोबाइल खोलिए और देखिए सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स में कितना है पेट्रोल। यूरोप में 20 से 40%, एशिया और अफ्रीका में 60% तक बढ़े हैं। भारत में अभी तक 10% बढ़े हैं। और इसके बावजूद आज भी मैं आपसे कहता हूं, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है, $680 बिलियन हुआ है। भारत में नेट इनफ्लो बढ़ा है एफडीआई का, $94.5 बिलियन हुआ है। तो स्थिति क्या है? देखिए, सुनामी आई है, जहाज पलट गए हैं, इतना हो गया है, हमारे जहाज पे भी झटके लग रहे हैं। हमारा कैप्टन बड़ी कुशलता से लेके जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, जो झटके लग रहे हैं उसके लिए कैप्टन दोषी है, सुनामी को मत देखो, कितनी बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही उसको मत देखो। और फिर ये कहेंगे, तो इसलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा मोदी जी की तरफ से विपक्ष के लिए, हमें इल्जाम मत दीजिए। बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं
और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। और दूसरा मैं इनसे ये भी कहेंगे भाई तो विदेश में क्या हो रहा है, एक लाइन और बोल दूं, विदेश में क्या हो रहा है उससे हमें क्या मतलब, हमें अपने देश में चाहिए। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं दूसरी चीज में विदेश में सब देखना है, गाजा में क्या हो रहा है इसके लिए सीडब्ल्यूसी प्रस्ताव पारित करेगी, इसके लिए सोनिया गांधी आर्टिकल लिखेंगी। हमास पे हमें मतलब है, हिजबुल्लाह से मतलब है, ईरान से मतलब है, गाजा से मतलब है, मगर अर्थव्यवस्था में सुनामी आई हुई है तो वो मत देखो, सिर्फ यहीं पे देखो। इसीलिए कहता हूं भाई साहब नजरें बदलिए तो बदला नजर आलोक जी, चश्मा बदलना है कि नजर बदलनी है कि नजरिया, ये आरोप लगा रही है नहीं, मैं ईरान से शुरू कर लेता हूं। ईरान में मोदी जी गए थे 1 साल 1.5 साल पहले, एक वो कोई कुरान भी लेके गए थे, पुरानी लिखी हुई, और वहां कहा था हमारा तो बहुत पुराना संबंध है, और वहां का सिविलियन अवार्ड सबसे बड़ा लेके आए थे। आज ईरान इनका दुश्मन हो गया क्योंकि एप्स्टीन फाइल के नीचे। अरे भाई कहा गया है? आप खमैनी ये कहाँ कहा गया है? ईरान में कहा भारत आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में। आलोक जी, लेकिन ये क्योंकि विदेश की बात है, आलोक जी दूसरे देश की बात है, ये इस पर ये विदेश बोलना चाहिए, मुझे पूछना पड़ेगा ईरान पर ये इस तरह की बात भारत ने कब कही है? मैं फिर कहूंगा, जब उनके शीर्ष नेतृत्व को मारा गया 5 दिन तक इस सरकार में इजराइल के और अमेरिका के डर से साइन करने की हिम्मत नहीं थी। इससे बुरा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। मानवता के लिए अगर देश आवाज नहीं उठा सकता है तो मैं समझता हूं कि फिर हमारी संप्रभुता के ऊपर जो तमाम हम सवाल उठाते हैं कि जिस तरह से मोदी जी संप्रभुता के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो सही है। इस सवाल का जवाब दे दीजिए सुधांशु जी, उसके बाद आलोक जी। एक मिनट, विदेश की बात है, ईरान की बात है, देश पे आप कुछ भी कहिए, अलाउड है। देखिए भाषण हुआ, मौका तो दीजिए। नहीं, इस पॉइंट पे देखिए विदेश का मामला बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। खमनई साहब वहां सुप्रीम लीडर थे और उनपे जाकर हमारे विदेश सचिव ने हस्ताक्षर किए शोक प्रस्ताव पे। मगर मैं एक टेक्निकल बात कहता हूं, यूनाइटेड नेशंस में ईरान का चीफ राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है, सुप्रीम लीडर उनका अंदरूनी मामला है। जैसे सोनिया गांधी जी सुप्रीम लीडर थी यूपीए में, मगर हेड ऑफ द स्टेट का दर्जा डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास था। जब इब्राहिम रईसी फरवरी 2025 में ईरान के राष्ट्रपति मारे गए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, भारत ने बाकायदा शोक व्यक्त किया और एक दिन का राजकीय शोक किया भी। मगर प्रॉब्लम क्या है, ये सुप्रीम लीडर वालों को सुप्रीम लीडर से ज्यादा वो नजर। आलोक जी बोलिए। देखिए, विदेश नीति के ऊपर तमाम चर्चाएं हुई। आज हालत यह है, 5 दिन पहले कहते हैं पाकिस्तान तो मीडिएशन करके दलाली कर रहा है, फिर 5 दिन बाद राजनाथ जी कहते हैं हम भी तैयार हैं। इनकी विदेश नीति हमेशा से ढुलमुल रही है। जिस तरह से चाहे वो इजराइल का मैटर हो, मोदी जी गए वहां पर युद्ध से 2 दिन पहले, उनको पता नहीं चला युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई तैयारी नहीं की। और अगर नहीं पता था तो आपको कम से कम इजराइल को कहना चाहिए कि भाई हम आके मिले तो कम से कम उस बात का जवाब दे देते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज देश के अंदर जिस तरह के हालात हो गए, सब कुछ बंधक बना लिया गया है। ईडी सीबीआई के पास इनका कोई जवाब नहीं है। इनके पास पीएम केयर फंड का जो प्रधानमंत्री हिसाब नहीं दे सकता हो, जो प्रधानमंत्री देश में 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सका हो, टेलीप्रॉम्प्टर पे अगर लाइट चली जाए तो सुनाई दे रहा है हेलो हेलो बोलने लग जाए, उसको हम आज सबसे बड़ा वक्ता मानते हैं। जिसकी अपनी डिग्रियों का पता नहीं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहां से लाए, वो परीक्षा पे चर्चा करता है और नीट के एग्जाम पर सीबीएसई के कांड पर चुप बैठा रहता है। इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया। वो दबा रहता है। एप्स्टीन फाइल की डिटेल तमाम मंत्रियों के पास तो नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान से डरता है वो प्रधानमंत्री, वो अपनी सरकार के लोगों से डरता है, और तमाम लोग जो उनके ऊपर सवाल उठाते हैं वो गायब हो जाते हैं मार्केट से। किस तरह से लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बनकर काम कर रहा है, किस तरह से लोकतंत्र की चोरी हो रही है सरेआम, किस तरह से आप देखिए किसी राज्य में 50 लाख वोट बढ़ रहे हैं, किसी में घट रहे हैं। चंडीगढ़ मॉडल, चंडीगढ़ मॉडल, ब्राजील मॉडल किसी से छुपा हुआ है क्या? किस तरह से बंगाल में क्या हुआ, 27 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए। ममता जी जीते हारे, हम जीते ये जीते, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं लज्जा आनी चाहिए, जो कहता है इस बार वोट नहीं डालेंगे तो अगली बार डाल लेंगे। जैसे मंगलवार का भंडारा है, इस मंगलवार नहीं खाएंगे अगली बार खा लेंगे। देश के लोकतंत्र को हम कहां लेकर जा रहे हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। मोदी जी चाहते हैं 400 पार हो जाए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो जाए, सारी शक्तियां मैं अपने पास ले लूं। 150 सांसदों को
आप जी। संसद में आलोक जिस जी। तरह से काफी लंबा हो गया भाषण, आलोक जी। डिबेट है। आपका बहुत लंबा जवाब था। मैं जवाब दे रहा हूं। 150 सांसदों को आप जिस तरह से सस्पेंड करके बिल पास करते हैं, 700 किसान शहीद हो जाते हैं। ये सेम एआई से हालत देख ये लिया है वही कि हर डिबेट में बोलने नहीं, की मैं जरूरत नहीं। हर डिबेट की बात सर, नहीं कर अपने रहा हूं। टर्न पे देश बोलिए। को सर, अब 12 काफी साल लंबा में हो गया। आपने आप देखिए, जिस टाइम गर्त खत्म में हो रहा है पहुंचा दिया। भैया। अंतिम बात कहना चाहूंगा, अभी टाइम बंगाल- आपका भी खत्म हो रहा है, बंगाल की पार्टी बात का भी चल- खत्म एक हो रहा मिनट, है। बंगाल की बात चल रही थी अभी। बंगाल में इन्होंने गाय के नाम पर वोट मांगा और सरकार आने के बाद कहा कि जो बुजुर्ग 14 साल की गाय है उसको काटने की परमिशन, इजाजत हम देते हैं। शंकराचार्य के ऊपर झूठे केस भाई, लादे कितनी गए। देर भाषण देंगे 5 भाई? इतना दिन तक लंबा हिंदुस्तान, भाई। एक मिनट, अंतिम अरे सवाल। भाई, अंतिम क्या, कितनी अंतिम बात बात आलोक जी, बोल रहा समय हूं। की मुझे अंतिम इजाजत बात- नहीं है इससे मैंने ज्यादा। क्या- अंतिम बात, 5 दिन तक हिंदुस्तान के मीडिया ने फिर शंकराचार्य आप कहेंगे मैं आपको बोलने नहीं देती सुनिए हूं। ना मैम, सुनिए ना। अब भाई, ये 5 तो दिन तरीका तक- नहीं हो सकता ना, आप 5 लगातार बोलते दिन तक रहेंगे। शंकराचार्य के सुधांशु जी, ऊपर आखिरी अब सुनिए, रेप मैं के केस बताना हो चाहता गए। हूं। मुझे खत्म- 5 दिन देखिए, तक हिंदुस्तान के मीडिया ने तांडव किया। प्रधानमंत्री जी पे लेकिन 2 दिन से अनावश्यक- आलोक जी, हमने चलाया उन्हें एक लाइव मिनट, मैम, शंकराचार्य एक जी को, आप वो कुछ भी रेप का बोलेंगे केस थोड़ी करने चलेगा। वाला यू टर्न ले सबको गया दिखाई पड़ रहा कि है। मैंने झूठे केस किए थे, लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया में हिम्मत नहीं है कि सनातन की आवाज उठा सके। हमने चलाया अब उनका जवाब देता इंटरव्यू हूं। 50 सुनिए, बार। एक डिबेट आलोक जी, हमने चलाया उनका एक इंटरव्यू, डिबेट कुछ तो करके आंकड़ों पे दिखाइए बात उसके करिए। ऊपर। अगर नहीं आलोक किसी जी, के अंदर हिम्मत है। जी नहीं आलोक जी, हमने कहा और उनके ये इंटरव्यू। आपके जमाने में थे हमने शंकराचार्य किया होंगे। शंकराचार्य राम के मंदिर का इंटरव्यू। पैसा लूटेंगे, चंदा चोरी करेंगे, चढ़ावा खा जाएंगे। चलिए, अब आप बात लेकिन करिए। हम सुधांशु जी, सनातन जवाब के दीजिए। ठेकेदार हैं। अब देखिए, इन्होंने अवांछित निरर्थक बयानबाजी बगैर तथ्य की, अब मैं तथ्य से बोलता हूं। इन्होंने कहा मीनाक्षी नटराजन जी का खारिज हुआ। भाई, केस रजिस्टर्ड है न्यायालय में, केस का नंबर है 4472/2025। उस पे न्यायालय से सम्मन जारी हुआ 17 सितंबर 2025 और उसका रिप्लाई उन्होंने दिया 24 अक्टूबर 2025। लेकिन सिविल तो केस है वो, सर, अपने मिनट पे FIR नहीं हुई है उसमें। क्या तरीका आप बीच में बोल रहे उसमें हैं? चार्जशीट नहीं हुई अरे है। भाई, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये क्या आप- तरीका मैं है? बता रहा हूं, नहीं, अब ये एफआईआर तरीका ठीक नहीं है कि आप लगातार बिल्कुल बोलेंगे और फिर चार्जशीट नहीं बीच में हुई है चिल्लाएंगे। अब सुनो, तेलंगाना में आपकी सरकार है ना, लिख के भेजो सरकार से कि ऐसा कोई केस नहीं है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं लिख के भेज रही तेलंगाना सरकार? ये होता है। सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएंगे, लिख के दे देगी राष्ट्रपति तो- में जाएंगे, सरकार लिख इलेक्शन के दे कमीशन देगी में तो हो जाएंगे। जाएगा। भाई, तेलंगाना का सरकार सरकार लिख के है, दे देगी तो तेलंगाना हो की जाएगा। सरकार क्यों नहीं लिख रही है? क्या बात कर भाई, रहे हैं क्या आप? बीच बीच में चिल्लाना सुप्रीम शुरू कर कोर्ट दे रहे हैं? जिस तरह से भाई, ये कल- बात बहुत गलत है। कल behave किया, आलोक जी, यही कल बात गलत सुनेंगे, है। आप कहते हैं लगातार हाई बोल कोर्ट रहे चले थे। जाओ। अब फैक्ट, सब तेलंगाना ऊपर से आदेश सरकार आते हैं। एक लाइन का ऑर्डर ऊपर से- क्यों नहीं लिख के दे रही उसके है बाद- उसके कि बाद- ये केस चलिए। नहीं है, उसके इससे बाद- मीनाक्षी नटराजन उसके का बाद कोई मीनाक्षी संबंध नटराजन नहीं है। राज्यसभा की अभी सांसद बन मामला जाएंगी। खत्म हो जाएगा। हाँ या ना? भाई, क्या तरीका है भाई बीच में? आप देखिए, चलिए, बहुत गलत कमाल तरीका का है। समय मुझे इतने की ही इजाजत नहीं, ये देता है। तरीका हमने ठीक नहीं है। ऐसे नहीं होगी डिबेट कि लगातार 20 मिनट अरे बोलेंगे भाई, और आप उसके बोले- बाद आलोक जी, रुकिए, अब अब सुनिए, आप- शो उठा के बोलिए, देखिए। सुधांशु जी, अब सुनिए, आपका और बात ज्यादा सुनिए। बोले। आप भाई। गाय पे जवाब दीजिए। गाय को अरे काटने भाई, की क्या परमिशन आलोक दी जी, कि नहीं आपकी अरे सरकार? मैं बंगाल से आती हूँ, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। अरे बोलिए आप। सुनिए, अब मैं बताता हूं। गाय। इनको नहीं पता होता है, उनको मैं बताना चाहता हूं। अभी ये कह रहे हैं पाकिस्तान ने बीच में गाय। बात की, इनको जानकारी नहीं है। अरे गाय तो आपके तो नेहरू जी गाय खाते थे। अरे भाई, और ये गाय। प्रेसिडेंशियल आर्काइव में लिखा है। छोड़ो, नेहरू गाय जी ने हमारी माता है, 1952 नेहरू उसको खाता है। 1952 में पहला राज्य था उत्तर प्रदेश बात कर रहे हैं। जिस पर पंडित नेहरू ने बैन लगाया था। ये क्या आलोक और जी, पहले आलोक जी, प्रधानमंत्री मुझे हैं, डिबेट खत्म जिसको करके गाय समय को मुझे आगे इतनी उसी की परमिशन सीमा देता है। आप आ गए अपने लेवल पे। गाय को बीच-बीच बताइए में ना चिल्ला भाई, के। मैं तो कह रहा हूँ गाय के नाम पर वोट मुझे मांगते समय की हो और गाय सीमा काटने की इतनी परमिशन इसके देते हो आगे की भाई। अवधि नहीं देता है। आप दोनों का भाई, हमारे ये साथ जुड़ने तरीका के लिए ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। 20 मिनट भाषण देंगे और जवाब तक देने को नहीं देंगे, दिलचस्प लगातार आंकड़ा- चिल्लाएंगे। ऐसे नहीं हो सकती डिबेट। सुधांशु जी, और नहीं, और ये नहीं होना चाहिए रिकॉर्डिंग। ये कोई बात होती है? 20 मिनट चिल्लाएंगे, फिर बीच में चिल्लाएंगे, फिर आप कहेंगे समय नहीं है। समय नहीं तो रोकना चाहिए था। आप गाय पे कि आप जवाब 20 दो मिनट ना। लगातार बोलेंगे। मैं चुप बैठूंगा, गाय पे जवाब दो। बिल्कुल, मैं गाय पे जवाब देता हूं। और सुनो, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है और रिकॉर्ड को कोट कर रहा हूं। 16 से 18 सितंबर 1978 जो प्रेसिडेंशियल ड्वाइट आइजनहावर के समय जब नेहरू जी दौरे पे गए और उनके फूड प्रेफरेंसेस को डिक्लासिफाइड किया गया, तो कहा गया नेहरू जी का प्रेफरेंस क्या था? फिलेट मैगन, एक बीफ एंड स्कॉच। और उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि दुनिया के बिगेस्ट हिंदू देश का जो चीफ है वो गाय का बीफ खाता है और वो खाता है। भाई साहब, आलोक जी, क्या एक बात मिनट। करना है? फिर आलोक चिल्लाने जी। लगे, नहीं, फिर आलोक चिल्लाना जी शुरू की कर दिया, परमिशन पे जवाब फिर नहीं दे लगातार रहे। चिल्लाना अब शुरू मैं कर रहे कहूं, हैं। अटल जी कोई भी बीफ परमिशन खाते नहीं थे, है। क्या मतलब कोई है इस बात का? बीफ का कोई एक्सपोर्ट नहीं होता भारत से, इलीगल है, भाई, लीगली आपने 14 साल की और गाय जिन को लोगों ने आज काटने की परमिशन दी, हाँ या ना? तरीका है। अरे केरल में आलोक गाय जी, काटी इन्होंने हाँ या ना? सड़क के ऊपर। अरे भाई, हाँ इनके या ना युवक का जवाब कांग्रेस दे के दो ना। अध्यक्ष ने अरे और भाई, उसके हाँ बाद या बहस ना कर का रहे जवाब दे दो ना। हैं। गाय के ऊपर करने की बात गाय कर रहे को हैं, सुनिए। काटने की परमिशन आप लोगों ने दी, हाँ या ना? अरे नहीं दी है भाई, कोई परमिशन नहीं है। क्या बात आपकी करने का उम्र मुझे प्रयास? झूठ आप बोल रही दोनों है। से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। समय मुझे इतनी की अवधि भाई, देता इस ढंग से है, डिबेट लेकिन को नहीं अगर मैं बनाना आपको चाहिए। आंकड़े अगर दे दूं सिर्फ तो आप अपनी बातें के लिए 2014
सत्ता में
करनी है, 8 राज्यों में सिर्फ आने के लिए बीजेपी की disturb करने सरकार debate थी करनी है, और तो नहीं बुलाना चाहिए। 2024 में पंडित नेहरू को कोसते रहो, गालियां देते रहो, मैंने उसके लिए फैक्ट बोला, डिबेट आप एक होती रहे। फैक्ट नहीं बोल पाए। और मैं एक पॉइंट जरूर क्लियर करना चाहता हूं। ये कहते हैं गजब आदमी पाकिस्तान है की भाई। बात सुनिए, एक बात पंडित नेहरू से आज भाई भी क्या कितना तरीका है यार, डरते हैं ये जब लोग। ये क्या तरीका है भाई, कितना डरते हैं अरे पंडित क्या नेहरू। बात कर रहे हैं वो शख्सियत आलोक इतनी जी, ऊंची थी। आलोक जी, अरे भैया वो शख्सियत इतनी ऊंची थी कि उसके भैया अभी भी वायसराय वहां से से बड़े बात नहीं मधुर निकली। संबंध थे, अभी हंसते भी हुए पंडित फोटो नेहरू को ही है बोलेंगे। उसकी कोई अब मैं इस पे बता गजब है रहा भाई। हूं मुझे क्या बदतमीजी है भाई, क्या बदतमीजी का आप कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं लगातार। नेहरू से बात आलोक नहीं जी, निकलते। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोनों से अब होती है भाई, नहीं आपका रिकॉर्ड में एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। 70 साल तक पाकिस्तान पंडित का बहुत नेहरू को बोलते हैं। गालियां मैं- देते रहो और हाथ धोती हमारी आलोक जी प्लीज। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई आलोक जी, देश का बदतमीजी की हद है, लगातार नहीं आलोक जी, बोलने दे रहे बदतमीजी हैं। आप लोग करते हैं। बदतमीजी आप कर रहे हैं टीवी लगातार। चैनल्स को कब्जे में लेके बदतमीजियां शुरू आलोक जी, की। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप कुछ भी बोल रहे हैं। अब सुनिए, लास्ट में टीवी चैनल कब्जे में क्या होते थे, इमरजेंसी के लिए लिखा गया है कि एक एक कागज वेरीफाई कराना पड़ता था। तो एक शेर कहा गया था कि अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी, इनके जमाने में। और मैं पाकिस्तान का एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं, इतने मूर्ख लोग हैं जिनको ये पता नहीं रहता 79 में जब ईरान में अमेरिकन एम्बेसी को कैप्चर कर लिया गया था और उनके 80 लोग बंधक बनाए, उसके बाद से ईरान में अमेरिका की कोई एम्बेसी नहीं। 91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब अमेरिका यूनिपोलर सुपर पावर हो गया तो हम ईरान को जरूरत हुई कि कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो 1992 से आज तक हमेशा ईरान में जो ईरान की एम्बेसी पाकिस्तान में है वो अमेरिका के साथ कम्युनिकेट करती है। ये 1992 से चल रहा ये है। तो और वो है क्या, हकीकत में वो सिर्फ कबूतर है। वो मैंने प्यार किया का कबूतर है, उसको सलमान खान बनाने में पता नहीं काहे लगे हुए रहते हैं, आप इनको समझ में दोनों नहीं का आता। बहुत बहुत मुझे लगता है धन्यवाद।